जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 10 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो डेनमार्क ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है या बैन लगाया है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों की मानसिक सेहत और डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब इस बैन से कौन कौन से प्लेटफॉर्म प्रभावित होंगे? तो स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये प्रभावित होने जा रहे हैं। डेनमार्क की अगर हम बात करें तो यह उत्तरी यूरोप में स्थित एक कंट्री है। कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है। फ्रेडरिक 10 यहाँ के सम्राट हैं और प्रधानमंत्री हैं मैटे फ्रेडरिक्सन, और यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन। यहाँ पर आप डेनमार्क की लोकेशन भी देख सकते हैं। इसकी सीमा जर्मनी से लगती है। कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर बैन लगाने की योजना घोषित की गई है। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। साउथ कोरिया ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लागू किया है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर बैन लगाया गया था। यहाँ पर भी सोशल मीडिया ही है, सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर कुछ समय पहले प्रतिबंध लगाया है। झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए बैन लगाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, तदासा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। तो झारखंड की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तदासा मिश्रा। तो 1994 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं तदासा मिश्रा। तो वो झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। उन्होंने अनुराग गुप्ता का स्थान लिया है। डीजीपी का मतलब क्या होता है? तो हिंदी में से बोलते हैं पुलिस महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो यह किसी भी राज्य के पुलिस विभाग का सबसे ऊंचा पद होता है। ठीक है, तो तदासा मिश्रा झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। इस बात को आप जरूर नोट करें। बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह राज्य बिहार से अलग होकर बना था। रांची इसकी राजधानी है। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। यहाँ का राजकीय पशु है हाथी। राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख पठार है छोटा नागपुर का पठार। और अगर हम फोक डांस की बात करें तो कर्मा, सरहुल, छऊ और पाइका यहाँ पर फोक डांस है। मुख्य पर्व हैं सरहुल, टुशु, कर्मा, बांदना। यहाँ पर विधानसभा की 81 सीटें हैं। दोस्तों, हम प्रथम महिलाओं को भी एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे ज्योति सुरेखा वैनम तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक हैं। प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ हैं। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट हैं आस्था पूनिया। क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। ब्लेज मैट्रीवेली यूनाइटेड किंगडम की विदेश खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख बनी है। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव बनी है भारत सरकार में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वाटसन किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के लिए। तो दोस्तों, जेम्स वाटसन ने डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी
तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। उनका निधन कब हुआ है? 6 नवंबर 2025 को। आपको ये डेट जरूर याद रखनी है क्योंकि कई एग्जाम में डेट भी पूछी जा रही है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स वाटसन का 6 नवंबर 2025 को 97 साल की आयु में निधन हो गया है। जेम्स वाटसन का संबंध अमेरिका से था। उन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। उन्होंने 1953 में फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर के ये खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीएनए की बात करें अगर हम, तो यह एक अणु है जो सभी जीवित प्राणियों की आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। यानी डीएनए में जीवों की जो आनुवांशिक जानकारी होती है वो यहाँ पर होती है, उसमें संग्रहित होती है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह सभी जीवों की कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। यह शरीर के विकास, कार्यप्रणाली, प्रजनन और आनुवांशिक विशेषताओं को नियंत्रित करता है। दोस्तों, यहाँ पर आप जो डीएनए की संरचना देख पा रहे हैं, यही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। तो इसकी खोज जेम्स वाटसन और क्रिक ने की थी। क्रिक मतलब फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया था, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल वीएस भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? आंसर हो जाएगा 91। तो भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल वीएस। ठीक है, तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं राहुल वीएस। तो उन्होंने अभी 6वीं आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीती है, जो कि फिलीपींस में आयोजित की गई थी। तो उनकी इस उपलब्धि के साथ ही वो भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने 2021 में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब भी जीता था। दोस्तों, भारत के 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बने हैं, तो उनका नाम था इलम पार्थी AR। ठीक है, और 91 नंबर के बने हैं राहुल VS। दोस्तों, भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर एक बार डिस्कस करते हैं। तो 89 नंबर के हैं रोहित कृष्णा S, जो कि तमिलनाडु के हैं। 88वें नंबर की हैं दिव्या देशमुख, जो कि महाराष्ट्र की हैं। 87वें नंबर के हैं हरि कृष्णन AR, जो कि तमिलनाडु के हैं। 86वें नंबर के हैं श्री हरि LR, जो कि तमिलनाडु के हैं। 85वें नंबर के हैं श्याम निखिल P, जो कि तमिलनाडु के हैं। 84वें नंबर की थी रमेश बाबू वैशाली, जो कि तमिलनाडु की हैं। और 83वें नंबर के हैं आदित्य सामंत, जो कि महाराष्ट्र के हैं। तो ये भारत के ग्रैंड मास्टर भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? आंसर हो जाएगा शीतल देवी। तो दोस्तों, पैरा तीरंदाज हैं शीतल देवी। तो वह सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग तीरंदाज बन गई हैं। तो देखिए, एक होते हैं पैरा तीरंदाज और एक होते हैं सक्षम तीरंदाज। यानी कि जो दिव्यांग नहीं होते हैं वो सक्षम तीरंदाज कहलाते हैं, और जो दिव्यांग होते हैं वो पैरा तीरंदाज कहलाते हैं। लेकिन शीतल देवी एक ऐसी तीरंदाज बन गई हैं जिन्होंने सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, और वो ऐसी पहली भारतीय तीरंदाज बनी है जिन्होंने सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने सोनीपत में आयोजित नेशनल ट्रायल्स में शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के आधार पर वे सक्षम भारतीय जूनियर तीरंदाजी टीम में चुनी गई हैं। उनका चयन एशिया कप स्टेज 3 के लिए हुआ है, जो कि सऊदी अरब की जिद्दा में आयोजित किया जाएगा। वे पहले ही वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। उनका संबंध जम्मू कश्मीर से है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत ने कोलंबो में 7वां सैफ अंडर-17 फुटबॉल खिताब हाल ही में जीता है। भारत ने पाकिस्तान को हरा करके एशिया कप जीता था। सर्जियो बुस्केट्स ने 20 साल के फुटबॉल कैरियर के बाद संन्यास लिया है। रविचंद्रन अश्विन BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी हैं। जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी 2025 में गोल्ड जीता है। और अभिमन्यु मिश्रा विश्व चैंपियन डी गुगेस को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे सस्ता हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर अपोलो किस देश ने डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपोलो नामक दुनिया का सबसे सस्ता हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर तैयार किया है। अपोलो एक 150 किलोवाट क्षमता वाला हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर सिस्टम है, यानी कि इस लेजर सिस्टम का इस्तेमाल सेना के द्वारा किया जाता है। इसे ऑस्ट्रेलियाई रक्षा कंपनी इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम ने डेवलप किया है। यह लेजर एक बार की चार्जिंग में 200 ड्रोन नष्ट कर सकता है। अपोलो को बिना गोली चलाए और बिना बाहरी पावर सप्लाई के ऑपरेट किया जा सकता है। अपोलो 3 किलोमीटर तक ड्रोन को निष्क्रिय कर सकता है और 15 किलोमीटर तक ऑप्टिकल सेंसर को बंद कर सकता है। तो ये इसकी क्वालिटी है। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ये दुनिया का सबसे सस्ता हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैनबरा इसकी राजधानी है। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नौसेना में शामिल किया है? तो चाइना ने अभी हाल ही में अपनी नेवी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल किया है जिसका नाम है फुजियान। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर आप नोट करें। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे केवल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फुजियान किस देश का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, तो आपको जवाब देना है चाइना का। तो चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल कर लिया है। यह चाइना का पहला पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि फुजियान में EMALS यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम तकनीक है, जो अब तक केवल अमेरिका के पास थी। यह तकनीक तेज और भारी लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने में सक्षम है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर से जो तेज और भारी लड़ाकू विमान है उनको भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी क्षमता 85,000 टन है और इससे J-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी लॉन्च हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा एलिना रायबकीना ने। तो दोस्तों, एलिना रायबकीना ने WTA फाइनल्स 2025 जीता है। WTA का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। एलिना रायबकीना का संबंध कजाकिस्तान से है और आपको याद रखना है कि जो WTA फाइनल्स 2025 है ये रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। फाइनल में एलिना रायबकीना ने विश्व नंबर 1 आर्याना सबालेंका को हराया है। अब यहाँ पर बात हो रही है WTA फाइनल्स की। तो WTA महिला टेनिस सीजन का अंतिम और सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है। WTA फाइनल्स में साल भर की जो टॉप 8 एकल और टॉप 8 युगल खिलाड़ी होते हैं वो शामिल होते हैं और ये हर साल नवंबर में आयोजित किया जाता है। टेनिस की बात हुई है तो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनके विजेता एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि इनको 3-4 दिन पहले भी रिवाइज किया था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात करें तो पुरुष एकल के विजेता हैं जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं और महिला एकल की विजेता हैं मेडिसन कीज जो कि USA की हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें तो पुरुष में खिताब जीता था कार्लोस अल्कराज ने, ये स्पेन के हैं। महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता था, ये अमेरिका की हैं। विंबलडन की बात करें तो पुरुष में खिताब जीता था जेनिक सिनर ने और महिला एकल का खिताब इगा स्विएटेक ने जीता था जो कि पोलैंड की है। US ओपन में पुरुष का खिताब कार्लोस अल्कराज ने, महिला एकल का खिताब जो है वो आर्याना सबालेंका ने जीता था जो कि बेलारूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायान विलियम्स किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त की है? आंसर हो जाएगा इसका फुटबॉल। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर रहे हैं रायान विलियम्स, तो अब उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है। अब वो भारत में फुटबॉल खेल सकते हैं। दोस्तों, रायान का जो जन्म है वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था और वो भारत में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब से खेलते हैं। उन्हें अब भारत की जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है उसके कैंप में भी शामिल किया गया है। अब वो भारत के लिए भी फुटबॉल खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। अभी
कोच जो है भारतीय फुटबॉल के खालिद जमील, उन्होंने रयान विलियम्स को टीम में शामिल किया है। देखिए, नागरिकता की बात हुई है, सिटीजनशिप की बात हुई है, तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है हमारे संविधान में उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है और हमारे देश में एकल नागरिकता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 5 की बात करें तो यह अनुच्छेद यह बताता है कि संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन थे। ठीक है। अनुच्छेद 6 में यह बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता कैसी होगी, इससे संबंधित ये अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 7 की बात करें तो जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे उनकी नागरिकता की स्थिति इस अनुच्छेद में स्पष्ट की गई है। अनुच्छेद 8 में विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में दोहरी नागरिकता पर रोक लगाई गई है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, ये अनुच्छेद 9 में बताया गया है। अनुच्छेद 10 की बात करें तो एक बार नागरिकता प्राप्त होने के बाद उसके अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करने की बात अनुच्छेद 10 में कही गई है। और अनुच्छेद 11 में यह बताया गया है कि नागरिकता से संबंधित जो कानून है वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, लेबल्स फाइट लीग या LFL जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर कौन बने हैं? तो उनका नाम है संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह ने यूरोप की प्रतिष्ठित लेबल्स फाइट लीग जीत करके इतिहास रच दिया है और वो इस लीग को जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर बन गए हैं। यह मुकाबला एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। तो उन्होंने ट्यूनीशिया के हकीम त्रावेसली को हराया है। संग्राम सिंह की बात करें तो संग्राम सिंह भारत के प्रसिद्ध रेसलर और MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर हैं। संग्राम सिंह फिट इंडिया अभियान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है ये मिल जाएगी और इसके अलावा कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ऐप पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे ही आप ऐप पर जाएंगे प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर कूपन कोड यूज करना है नवंबर 600। अभी ऑफर आया है तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नवंबर 600 जैसे ही कूपन कोड यूज करेंगे आपको छूट मिल जाएगी। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है इसको लेने में तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच मिल जाएगा और GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? स्त्री 2 को। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई गई है? 7 नवंबर को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन घोषित हुआ है? मदुरै। पाराद्वीप फास्फेट्स लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राहुल द्रविड़। गूगल ने अंतरिक्ष में AI डाटा सेंटर बनाने के लिए किस परियोजना की घोषणा की है? प्रोजेक्ट सनकेचर। और IUCN द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान को गुड रैंक दी गई है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है। भारत ने फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला निर्यात किस देश को किया है? पापुआ न्यू गिनी। भारत में स्टारलिंक से औपचारिक साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। 7 नवंबर 2025 को भारत में हॉकी के कितने साल पूरे हुए हैं? 100। भारतीय मूल की अमेरिकी नेता गजाला हाशमी किस अमेरिकी राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं? वर्जीनिया। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के बारे में संसदीय समितियां और उनके मेंबर डिस्कस करेंगे। तो प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं जो कि लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। लोक उपक्रम समिति में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। विभागीय स्थायी समिति में 31 मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा 10 राज्यसभा। व्यापार सलाहकार समिति में 26, 15 लोकसभा 11 राज्यसभा। निजी सदस्य समिति में 15 मेंबर होते हैं जो कि लोकसभा के होते हैं। नियम समिति में 31 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 16 राज्यसभा। SC ST के कल्याण संबंधी समिति में
30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा। विशेषाधिकार समिति में 25 मेंबर, 15 लोकसभा, 10 राज्यसभा के होते हैं। कल के करंट अफेयर्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था बिहार, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिहार बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस राज्य में है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको PDF, ई-बुक ये सभी मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई-बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF, ये सभी आपको ऐप पर मिलेंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे।